आपका एक बार फिर स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के डायरेक्ट क्लासेस में, जिसके अंतर्गत हमने हिंदी पढ़ रहे थे। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमने कारक पढ़ लिया था। कारक के बाद हमने क्रिया पढ़ ली थी। क्रिया के बाद में हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, समास। समास एक ऐसा टॉपिक है जो भाषा में संक्षिप्तता बहुत ही आवश्यक होती है और समास इसमें सहायक होते हैं। समास संक्षिप्त में कम से कम शब्दों द्वारा बड़ी से बड़ी और पूर्ण बात कही जाती है समास के द्वारा। तो आज हम समास के बारे में संपूर्ण जानकारी को देखते हुए समास को पढ़ेंगे। समास जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कंपाउंड्स। समास का अगर इसका हम व्युत्पत्ति करेंगे तो सम धन आस इसका विभाजन होगा, मतलब ठीक है, सम धन आस बराबर समास होगा, अर्थात उसका अर्थ होगा पांस पिटाना। समास का अर्थ है संक्षिप्त या छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास, सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। विभक्ति विहीन दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक योग को समास कहते हैं। विभक्ति विहीन दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक योग को समास कहते हैं। समास की एक और परिभाषा भी हम देख सकते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं और इस मेल में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। ठीक है। समास युक्त शब्द को समस्त पद कहते हैं। जहाँ पर समास युक्त शब्द हैं उस पद को हम समस्त पद कहेंगे या समासिक शब्द भी कह सकते हैं या समास भी कह सकते हैं। विग्रह करने पर समस्त पद के दो पद बन जाते हैं। विग्रह करने पर जो समस्त पद होगा उसके दो पद बन जाते हैं, पूर्व पद तथा उत्तर पद। पूर्व पद तथा उत्तर पद, इसके दो पद बन जाते हैं, किसके? समस्त पद के। या फिर हम पूर्व पद को प्रथम पद भी कह सकते हैं या उत्तर पद को द्वितीय पद भी कह सकते हैं। ठीक है। जैसे हमारे पास एक उदाहरण है, रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर, ये क्या है? पूरा है वो विग्रह है। ठीक है, ये पूरा विग्रह है। इसका समासिक शब्द या समास या समस्त पद होगा, वो क्या होगा? रसोई घर। ठीक है, रसोई घर। अगर इसके अंतर्गत देखेंगे, समस्त इस विग्रह के अंतर्गत देखेंगे, इसका पूर्व पद होगा रसोई, उत्तर पद होगा घर, या प्रथम पद रसोई कह सकते हैं, द्वितीय पद घर को कह सकते हैं। अब रसोई के लिए घर, इस पूरे वाक्य को हम इतना लंबा न कह करके इसको छोटा करके, संक्षिप्त करके, इन शब्दों को विभक्ति जो इनके बीच के लिए विभक्ति चिन्ह है इसका लोप करके हम इसको छोटा रूप बनाते हैं, रसोई घर। वही हमारा क्या है? समास है। मतलब इतनी बड़ी बात है जो ये वाक्य की तरह, ठीक है, इसको हमने छोटा करके एक संक्षिप्त रूप में रसोई घर कह दिया, एक शब्द के अंतर्गत कह दिया। यही समास का अर्थ है। मतलब समास जो भाषा के अंतर्गत जो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, अब बात बड़ी है, इसको हम संक्षिप्त छोटे रूप में कह देते हैं, वही समास है। ठीक है। इसके अलावा कुछ यहाँ पर उदाहरण दे रखे हैं, जैसे समस्त पद,
ये समस्त पद कहलाएगा पूरा। उसके अंदर का पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है, विग्रह कैसे होगा, वो कुछ यहाँ पर उदाहरण के द्वारा हम देखेंगे, समझेंगे। ठीक है। जिससे समस्त पद है पीताम्बर, पीताम्बर का विग्रह करेंगे। पित है अंबर जिसका, पित है अंबर जिसका। इसका पूर्व पद देखेंगे तो पित, उत्तर पद देखेंगे तो अंबर। ठीक उसी तरह दाल रोटी, ये क्या है, समस्त पद हैं। उसमें पूर्व पद हो जाएगा दाल, उत्तर पद हो जाएगी रोटी और विग्रह हो जाएगा दाल और रोटी। उसी तरह एक और उदाहरण है नवरत्न, जिसमें पूर्व पद क्या है नव, उत्तर पद हो जाएगा रत्न और नौ रत्नों का समाहार ये अपना हो जाएगा विग्रह। ठीक है। तो ये होगी समास की सामान्य बातें। ठीक है। उसकी परिभाषा देख ली हमने और ये कुछ देख लिया सामान्य बातें समास के बारे में। अब हम समास के भेद, काइंड्स ऑफ कंपाउंड्स के बारे में देखें। ठीक है, देखेंगे। समास के मुख्यतः जो सामान्य भेद हैं यहाँ पर, ठीक है, वो भेद हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सामान्य भेद। ठीक है। और उस तरह से देखिए, अगर मुख्यतः समास के भेद देखेंगे तो वो होते हैं 4 भेद होते हैं। जैसे जिन 2 शब्दों में समास होता है उनकी प्रधानता अथवा अप्रधानता की विभागत्व पर ये भेद किए गए हैं कि जो समास शब्द 2 शब्दों के बीच में हो रहा है उन शब्दों में जो प्रधानता होती है अप्रधानता होती है उनके आधार पर भी हम भेद करें तो वो मुख्यतः 4 भेद होते हैं। जैसे जिस समास में पहला शब्द प्राय प्रधान होता है उस समास को हमने कह दिया अव्ययी भाव समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसको हमने कह दिया तत्पुरुष समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसको हमने कह दिया द्वंद्व समास। और जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई अन्य पद प्रधान होता है, उसको कह दिया हमने बहुप्रयोग समास। इस तरह से ये मुख्यतः 4 भेद हैं समास के। लेकिन तत्पुरुष के पुनः 2 अतिरिक्त किंतु स्वतंत्र भेद स्वीकार किए गए हैं, कर्मधारय समास एवं द्विगु समास। विवेचन की सुविधा के लिए हम समास का निम्न 6 प्रकारों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। ठीक है, कौन कौन से 6 भेद हैं समास, 6 प्रकार के होते हैं वो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है, इस तरह से ये समास के भेद 6 हैं। ठीक है, इसमें से पहला समास हम देखेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो तथा जिससे समस्त पद ही अव्यय बन जाए। जो समस्त पद हैं, जैसे यहाँ पर ये पीताम्बर समस्त पद हैं। ठीक है, उसी तरह जो समस्त पद हैं उसका पहला पद पूर्व पद, पहला पद मतलब पूर्व पद जो है वो क्या होना चाहिए, अव्यय होना चाहिए। या फिर वो जो समस्त पद बनेगा वो कैसा हो जाना चाहिए, अव्यय बन जाएगा, तो हम उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। ठीक है, मतलब इस समास में परिवर्तनशीलता का भाव होता है और उस अव्यय पद का रूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता, वह सदैव एक सा रहता है। और इसमें जो पहला पद होगा वो क्या होगा, प्रधान होगा। ठीक है, अव्ययी भाव समास में प्राय पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। पहला पद तो प्रधान रहेगा सही, या पहला पद या पूरा पद ही वो क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह हो, वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। एक शब्द क्या होगा, उसकी पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर वो क्या बन जाएगा, अवयव हो जाएगा, तो भी वहाँ पर भी
अवयवी भाव समास ही होगा। संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अवयवी भाव समास कहते हैं। जो संस्कृत के उपसर्ग है उन उपसर्गों से युक्त जो पद हैं उसको भी हम क्या बोलेंगे, अवयवी भाव समास के अंतर्गत वो भी आएंगे। तो अवयवी भाव समास की परिभाषा हमने देख ली। पहला पद कैसा होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए। जो पूर्व पद होगा वो अवयवी भाव समास के अंदर प्रधान होगा। या प्रथम पद या पहला पद जो है वो या पूरा पद है वो सब पूरा अवयव कहला सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं उदाहरण के द्वारा। यथाशक्ति, ये क्या है, समस्त पद, और उसका विग्रह हो जाएगा शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। ठीक है, यथाक्रम, उसका विग्रह हो जाए क्रम के अनुसार। यथेच्छा, इच्छा के अनुसार। मतलब ये जो प्रथम पद है वो कैसा है, प्रधान है। यथेच्छा, इच्छा के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, या दिन दिन या हर दिन कह सकते हैं। प्रत्यक्ष मतलब अक्षी के आगे, अक्षी मतलब आँख, आँख के सामने जो है वो उसको हम बोलेंगे प्रत्यक्ष। ठीक है, यहाँ पर संधि हुई है, इसके अंतर्गत प्रति उपसर्ग है। प्रतिधन अक्ष का यण संधि होने के कारण प्रत्यक्ष बन गया है। ठीक है, रातों रात, रात ही रात में। अनुरूप, रूप के अनुसार। आमरण, मरण तक। बेखबर, बिना खबर के। यहाँ पर जो समासिक शब्द दे रखे हैं या समस्त पद दे रखे हैं उसमें अधिकांशतः हम क्या देख रहे हैं, उपसर्ग देख रहे हैं। जैसे प्रति है, अनु है, आ है, बे है, ये सब उपसर्ग है। और संस्कृत के उपसर्ग भी हैं यहाँ पर। यथाशक्ति है, यथा क्रम है, यथेच्छा, इसमें भी यहाँ पर भी यथा उपसर्ग है। यथा धन इच्छा, इसमें गुण संधि हो गई जिस कारण से रूप बन गया यथेच्छा। इस तरह से ये अवयवी भाव समास के कुछ उदाहरण दे रखे थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी हैं। ठीक है, और इन समस्त पदों के साथ हमने उनका विग्रह भी देख लिया। ठीक है, इन उदाहरणों का समस्त पद भी देख लिया, समासिक शब्द भी देख लिया और विग्रह भी देख लिया। ठीक है, तो इस तरह से ये अवयवी भाव समास हैं जो अपना पूरा हुआ। ठीक है, अवयवी भाव समास के बाद हम देखेंगे दूसरा समास है अपना तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिसकी परिभाषा देखते हैं। इस समास में पहला पद होगा वो कैसा होगा, गौण होगा। ठीक है, और दूसरा पद होगा वो प्रधान होगा। अवयवी तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, जबकि अवयवी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। जो कारक के विभक्ति चिन्ह होंगे उनका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और कारक चिन्हों के आधार पर इसके 6 उपभेद हैं। तत्पुरुष समास के जो कारक चिन्ह हैं उन चिन्हों के आधार पर इसके 6 उपभेद बताए गए हैं। किसके, तत्पुरुष समास के। इसमें जो कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, जिसमें कौन कौन से, कर्ता व संबोधन को छोड़कर, उन दोनों को छोड़कर के जो बाकी 6 कारक हैं उन कारकों के आधार पर ही इसके 6 भेद बताए गए हैं। तो उसका पहला भेद देखेंगे हम, कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास, इसका विभक्ति चिन्ह है वो है को,
उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। कैसे लोप हो जाएगा वो हम देखेंगे। जैसे ग्रामगत, ये क्या है, समस्त पद है, ग्रामगत समस्त पद है, और उसका विग्रह करेंगे तो समास विग्रह करने पर ग्रामगत का ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ, तो यहाँ पर जो को विभक्ति चिन्ह है उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा और उसका रूप बन जाएगा ग्रामगत। जैसे सर्वप्रिय, तो उसका विग्रह करेंगे सर्व को प्रिय, तो यहाँ पर को विभक्ति चिन्ह है उसका भी लोप होकर के सर्वप्रिय बन रहा है। उसी तरह गगनचुंबी, गगन को चुमने वाला, गगन को चुमने वाला, उसको बोलेंगे हम गगनचुंबी। ठीक है, यहाँ पर भी को विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, जिस कारण से वो कर्म तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ रहे हैं। जैसे कृष्णार्पण, कृष्णार्पण मतलब कृष्ण को अर्पण, यहाँ पर भी को विभक्ति चिन्ह का लोप होने के कारण इसको हमने कर्म तत्पुरुष समास कहा। इसको कृष्णार्पण मतलब कृष्ण को अर्पण। कर्म तत्पुरुष समास के ये कुछ उदाहरण हमने देखे। कर्म तत्पुरुष के बाद हम करण तत्पुरुष समास देखेंगे, जिसकी विभक्ति चिन्ह है से और के द्वारा। दो विभक्ति चिन्ह आते करण तत्पुरुष के से और के द्वारा, उन विभक्ति चिन्हों का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ठीक है, उनका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ठीक है, जैसे वाक युद्ध, वाक से युद्ध, वाक मतलब वाणी, वाणी से युद्ध मतलब हम बोल के लड़ाई करते वो वही वाक युद्ध है, जो हम बोलते हुए लड़ाई करते वही। ठीक है, तो वाक युद्ध मतलब यहाँ से वाक से युद्ध मतलब से विभक्ति चिन्ह है उसका लोप हो जाता है, बन जाएगा समासिक शब्द या समास वाक युद्ध। उसी तरह पद दलित, पद दलित मतलब पद से दलित, क्या पद से दलित, से विभक्ति चिन्ह का यहाँ पर भी लोप हो रहा है। तुलसीकृत, तुलसीकृत क्या हो जाएगा, तुलसी द्वारा रचित, तुलसी द्वारा रचित, यहाँ पर द्वारा क्या होगा, लोप हो जाएगा, तो उसका बन जाएगा तुलसीकृत। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित, यहाँ पर भी सो विभक्ति से विभक्ति चिन्ह का लोप होकर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो उदाहरण है वो क्या है, करण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष विभक्ति चिन्ह हो जाएगा के लिए और उसका क्या होगा, लोप होगा। जैसे राह खर्च, राह खर्च विग्रह होगा राह के लिए खर्च, यहाँ पर के लिए विभक्ति चिन्ह है उसका लोप होकर के रूप बन रहा है राह खर्च। बालामृत, बालामृत मतलब बालकों के लिए अमृत, बालकों के लिए अमृत, यहाँ पर के लिए जो विभक्ति चिन्ह है उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा और बनेगा बाला अमृत। यज्ञ वेदी, यज्ञ वेदी यज्ञ के लिए वेदी मतलब के लिए विभक्ति चिन्ह उसका भी क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, यज्ञ वेदी रूप बनेगा। मतलब यज्ञ वेदी मतलब वेदी मतलब आग। ठीक है, यज्ञ के लिए आग भी कह सकते हैं। ठीक है, सभा मंडप, सभा के लिए मंडप। बलि पशु, बलि के लिए पशु। ठीक है, तो यहाँ पर के लिए विभक्ति चिन्ह है जो उसका लोप होने के कारण ही हमने इसको संप्रदान तत्पुरुष समास कहा, संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास देख लिया। संप्रदान तत्पुरुष की समास के बाद अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास
अलग होने के अर्थ में से विभक्ति चिन्ह से, ठीक है। से विभक्ति चिन्ह करण तत्पुरुष के अंतर्गत भी आ रहा था वहाँ पर, और यहाँ पर जो से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा वो अलग होने के अर्थ में होगा इस से विभक्ति चिन्ह का, और उसका लोप हो जाएगा, ठीक है। समस्त पद देखेंगे और समास विग्रह देखेंगे। समस्त पद है जन्मांध, जिसका समास विग्रह हो जाएगा जन्म से अंधा। जन्म से अंधा, जो यहाँ पर से विभक्ति चिन्ह है उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। देश निकाला, समास विग्रह क्या हो जाएगा, देश से निकाला। से विभक्ति चिन्ह का लोप होने के कारण देश निकाला बनेगा, और इसी से विभक्ति चिन्ह का लोप होने से इस समास का नाम भी अपादान तत्पुरुष समास है। दोष मुक्त, दोष से मुक्त, दोष से मुक्त इसका विग्रह होगा, ठीक है। अपादान तत्पुरुष समास के बाद संबंध तत्पुरुष समास देखते। संबंध तत्पुरुष समास के विभक्ति चिन्ह है का, के, की। का क्या होगा, लोप हो जाएगा। का, के, की का लोप होगा। जैसे समस्त पद हैं गंगा जल, तो विग्रह होगा गंगा का जल। यहाँ पर का विभक्ति चिन्ह है उसका लोप होगा तो गंगा जल बनेगा। राजमाता, विग्रह क्या होगी, राजा की माता, विग्रह हो जाएगा राजा की माता। मतदाता, मत का दाता, ये विग्रह रहेगा। पराधीन, पर के अधीन, दूसरे के अधीन। पराधीन मतलब पर के अधीन, दूसरे के अधीन, ये होगा अपना विग्रह, ठीक है। अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास विभक्ति चिन्ह है में पर, ये में पर विभक्ति चिन्ह है और उनका हो जाएगा लोप तत्पुरुष समास करने पर। जैसे यहाँ पर उदाहरण है जल मग्न, जल मग्न, जल में मग्न, जल में मग्न में विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है। आप बीती, आप बीती, आप पर बीती, आप पर बीती, ये इसका क्या होगा, विग्रह, समास विग्रह। कविराज, कवियों में राजा, कवियों में राजा उसको बोलेंगे कविराज, ठीक है, में विभक्ति चिन्ह है। जीव दया, जीवों पर दया, जीव दया मतलब जीवों पर दया, पर यहाँ क्या है, विभक्ति चिन्ह है उसका लोप होगा, उस कारण से उसका नाम हो पड़ा है अधिकरण तत्पुरुष समास। तो इस तरह से तत्पुरुष समास के 6 उपभेद हमने देख लिए। कौन कौन से, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। इस तरह से ये तत्पुरुष समास के 6 उपभेद थे, ठीक है। तत्पुरुष समास के अंतर्गत उत्तर पद क्या होता था, प्रधान होता था, ठीक है, मतलब बाद वाला पद प्रधान होता था, ठीक है। अब देखेंगे हम द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इस समास में दोनों पद समान रूप से क्या होंगे, प्रधान होंगे। अव्ययी विभाव समास के अंतर्गत पहला पद प्रधान होता था, तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत उत्तर पद प्रधान होता था। लेकिन द्वंद्व समास हैं जो उसके अंतर्गत दोनों पद क्या होंगे, समान रूप से प्रदान होंगे। न पहला पद प्रदान होगा न बाद वाला पद प्रदान होगा, दोनों पद कैसे होंगे, समान रूप से प्रदान होंगे। इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं, योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं। योजक चिन्ह मतलब ये जो ये डैश का निशान होता है, ये क्या कहलाता है,
योजक चिन्ह कहलाता है। ठीक है। तथा समास विग्रह करने पर, और समास विग्रह करेंगे किसमें, द्वंद्व समास में, तो जो विग्रह होगा उस विग्रह के अंतर्गत और, या, अथवा, तथा, एवं ये आदि शब्द हैं वो क्या होंगे, लगे होंगे। ये तथा नहीं, ठीक है। कौन कौन से, और, या, अथवा और एवं, ये शब्द आगे, मतलब ये शब्द जो हैं वो विग्रह के अंतर्गत आपको देखने मिलेंगे, तो वहाँ पर होगा द्वंद्व समास। जैसे हार जीत, विग्रह क्या होगा, हार और जीत। शीतोष्ण, शीतोष्ण, शीत या उष्ण, विग्रह में और या ये आ रहे हैं, मतलब दोनों क्या है, शीत या उष्ण। शीत उष्ण दोनों क्या है, पद हैं, उत्तर पद पूर्व पद, दोनों पदों की क्या है, समान रूप से प्रधानता है। शीत या उष्ण, शीतोष्ण बना। नर नारी योजक चिन्ह है, नर और नारी। कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन। ठीक है। तो दोनों पद होंगे वो कैसे होंगे, समान रूप से प्रधान होंगे, और दोनों के बीच में, पदों के बीच में ये योजक चिन्ह जुड़े होते हैं, और विग्रह करने पर और, या, अथवा, एवं ये जो आदि शब्द होते हैं वो लगे हुए होते हैं। किसके अंतर्गत, द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा ऐसा। ठीक है। द्वंद्व समास के बाद हम देखेंगे कर्मधारय समास। परिभाषा क्या है, यहाँ कर्मधारय समास कहते हैं किसे, यहाँ इसके अंतर्गत होता क्या है वो देखेंगे। तो इस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण विशेष्य, पहले या दूसरे पद में विशेषण विशेष्य होगा, या अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। जो पहला पद और दूसरा पद होगा उनके बीच जो संबंध होगा वो कैसा होगा, विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होगा। कैसे होगा, जैसे देखते हैं, महापुरुष, महापुरुष, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। यहाँ पुरुष, पुरुष क्या है, विशेष्य है, और इस पुरुष की क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है, मतलब उसका विशेषण क्या है, महान विशेषण है, और पुरुष विशेष्य। प्राण प्रिय, प्रिय है जो प्राणों को, प्राणों को क्या है, प्रिय है, मतलब प्राण प्रिय, प्रिय है जो प्राणों को, ये क्या हो जाएगा, उसका विग्रह हो जाएगा। और समासिक पद क्या रहेगा, प्राण प्रिय, ये समास है। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। ठीक है। मृग नयनी, मृग के समान नेत्र वाली, यहाँ पर उपमान उपमेय का संबंध बताया जा रहा है। ठीक है। मृग के समान नेत्र वाली। भवसागर, भव रूपी सागर। चंद्रवदन, चंद्रवदन, चंद्रमा के समान वदन, वदन मतलब मुख, चंद्रमा के समान मुख। ठीक है, ये चंद्रवदन। तो कर्मधारय समास के अंतर्गत जो पहला पद और दूसरा पद होगा उनके बीच में विशेषण विशेषित अथवा उपमान उपमेय का संबंध रहेगा, तो वो अपना कर्मधारय समास कहलाएगा। ठीक है। जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन। विद्याधन, विद्या रूपी धन। पीताम्बर, पीला है जो अंबर। तो इस तरह से ये कर्मधारय समास के उदाहरण थे। नेक्स्ट, द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक, पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक होता है, और जिससे समुदाय का बोध होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। पहला पद तो संख्यावाचक होगा और उस संख्यावाचक शब्द से हमें किसका बोध होगा,
समुदाय का बोध होगा तो वहाँ पर द्विगु समास होगा। और इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है। कहाँ पर? विग्रह के अंतर्गत समूह या समाहार शब्द है उनका क्या होगा? प्रयुक्त होगा। ठीक है। द्विगु समास इस समास का पहला पद कैसा होगा? संख्यावाचक अर्थात गणना बोधक होता है, तथा दूसरा पद होगा वो प्रधान होता है, क्योंकि इसमें बहुधा यह जाना जाता है कि इतनी वस्तुओं का समूह है। ठीक है। जैसे देखते हैं शताब्दी, विग्रह क्या होगा? 100 अब्दों का समूह। अब्दों मतलब वर्ष, 100 वर्षों का समूह या 100 अब्दों का समूह, उसको बोलेंगे हम शताब्दी। समस्त पद, ठीक है, संक्षिप्त करके बोल रहे हैं, मतलब समस्त पद समासिक शब्द। पंचरात्र, पंचरात्रियों का समाहार, पंचरात्रियों का समाहार। पंच मतलब 5, रात्रियों का समाहार मतलब 5 रात्रियों का समाहार समूह। ठीक है, उसको हमने बोल दिया पंचरात्र। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समाहार। वेणियाँ मतलब नदी। ठीक है, तो 3 नदियों का समाहार मतलब 3, तो उसको बोलेंगे हम त्रिवेणी। ठीक है, त्रिवेणी संगमियों कहते हैं वही। ठीक है, 3 वेणियों का समाहार। वेणियाँ मतलब नदियाँ। ठीक है। चौराह, 4 राहों का समूह। देखो यहाँ पर समूह, समाहार, समाहार, समूह, ये क्या है? विग्रह में इन शब्दों का प्रयुक्त हो रहा है। ठीक है, कहाँ पर होगा? द्विगु समास के अंतर्गत। ठीक है, द्विगु समास में हमने देखा कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि पहला पद ही संख्यावाचक हो सकता है। द्विगु समास में कभी कभी बाद वाला पद भी संख्यावाचक होता है। जैसे यहाँ पर हमने देखा पक्षद्वय, पक्षद्वय देखा, मतलब यहाँ पर बाद वाला पद भी क्या है? संख्यावाचक शब्द है। तो 2 पक्षों का समूह, यहाँ पर उसका हो जाएगा 2 पक्षों का समूह हो जाएगा पक्षद्वय। विग्रह हो जाएगा 2 पक्षों का समूह। मतलब यहाँ पर इस उदाहरण के अंतर्गत बाद वाला पद संख्यावाचक हैं। जैसे एक और देख लेते हैं, लेखक द्वय, 2 लेखकों का समूह। संकलन त्रयः, 3 संकलनों का समूह। इस तरह से द्विगु समास जिसके अंतर्गत पहला पद भी संख्यावाचक हो सकता है या दूसरा पद भी संख्यावाचक हो सकता है, लेकिन उसके अंतर्गत जो विग्रह देखेंगे उस विग्रह के अंतर्गत हमें समूह या समाहार शब्द का बोध होगा, मतलब एक प्रकार का समुदाय का बोध होगा, तो द्विगु समास होगा वहाँ पर। ठीक है। अंतिम समास बहुब्रीहि समास। जिस समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों ही गौण हों, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही क्या होंगे? गौण होंगे, और अन्य पद प्रधान हो और उसके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकाला जाता है, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। जो उसका शाब्दिक अर्थ होगा उसको छोड़कर एक उसका नया अर्थ निकलता हो, वह क्या होगा? बहुब्रीहि समास। जैसे देखेंगे यहाँ पर एक उदाहरण, लंबोदर, ये समासिक शब्द है। इसका विग्रह करने पर उसका विग्रह करेंगे तो लंबा है उदर जिसका। पूर्व पद क्या है? लंबा। उत्तर पद क्या है? उदर। मतलब दोनों क्या हैं? गौण हैं, और उनका जो शाब्दिक अर्थ है उसको छोड़कर, इस शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकलता है जो सामने आता है। लंबा है उदर जिसका मतलब कौन? गणेश। अन्य अर्थ यहाँ पर प्रदान हो रहा है, मतलब बहुब्रीहि समास में क्या होगा? अन्य पद प्रदान होगा, न पूर्व पद होगा न उत्तर पद होगा, उसमें अन्य पद प्रदान होगा, मतलब गणेश यहाँ पर प्रधान है।
जिस कारण से लंबोदर में बहुब्रीहि समास है। ठीक है, ऐसे कुछ उदाहरण हम आगे देख रहे हैं, जैसे दशानन, 10 हैं आनंद जिसके वह, मतलब अन्य अर्थ है कौन है जिसके 10 आनंद है, वो कौन, मतलब रावण। ठीक है, त्रिलोचन, 3 हैं लोचन जिसके वह, मतलब शिव को कहा गया है, अन्य अर्थ प्रदान है। पवन पुत्र, पवन का पुत्र है जो वह, मतलब कौन, हनुमान, हनुमान को कहा गया है यहाँ पर। हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका, मतलब कौन, सरस्वती, सरस्वती का वाहन क्या है, हंस है, जिस कारण से हम सरस्वती को हंस वाहिनी भी कहते हैं। घनश्याम, घन है, घन जैसा श्याम, श्याम कैसा है, घन जैसा, मतलब घन कैसा है, काला है। ठीक है, तो कौन है ऐसा, श्याम मतलब कृष्ण, मतलब घन जैसे श्याम है, कृष्ण कैसे हैं, काले हैं, जिस कारण से उनका एक और नाम है घनश्याम भी कहते हैं। तो इस तरह से हमारे समास के 6 भेद होते हैं, वो संपन्न होते हैं। ठीक है, प्राय देखा जाता है कि कुछ समासों में कुछ विशेषताएं समान पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी उनमें मौलिक अंतर होता है। समान प्रतीत होने वाले समासों के अंतर को वाक्य में भिन्न प्रयोग के कारण समझा जा सकता है। कुछ शब्दों में दो अलग अलग समासों की विशेषता दिखाई पड़ती हैं। जैसे हम देखते हैं कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर देखेंगे कि क्या अंतर है उन दोनों के अंतर्गत। कर्मधारय समास दोनों पदों में विशेषण विशेष्य तथा उपमान उपमेय का संबंध होता है। हमने देखा कि कर्मधारय समास के अंतर्गत विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय का संबंध होता था, लेकिन बहुब्रीहि समास में दोनों पदों का अर्थ प्रधान न होकर अन्यार्थ प्रधान होता है, मतलब कोई अन्य पद प्रधान होता है। किसके अंतर्गत, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत। जिससे मृग नयन, मृग नयन, मृग की समान नयन, तो यहाँ पर मृग की समान नयन तो हो जाएगा कर्मधारय समास, उपमान उपमेय का संबंध हो रहा है। नीलकंठ एक उदाहरण है, नीलकंठ, वह जिसका कंठ नीला है, मतलब अन्य अर्थ निकल रहा है, किसी और को कहा जा रहा है जिसका कंठ नीला हो, मतलब कौन है, भगवान शिव, शिव को कहा जा रहा है, अन्य अर्थ लिया जा रहा है, अन्य अर्थ लिया जाए, जिस कारण से वहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, अब बहुब्रीहि समास और द्विगु समास में अंतर देखते हैं। द्विगु समास में पहला पद होता है वो क्या होता है, संख्यावाचक होता है, और कभी कभी दूसरा पद भी होता है, और समस्त पद समूह का बोध कराता है। जो समस्त पद होगा वो हमको समूह या समुदाय का बोध कराता है। लेकिन बहुब्रीहि समास में पहला पद संख्यावाचक होता है उसके अंतर्गत भी, लेकिन संख्यावाचक होने पर भी समस्त पद से समूह का बोध न होकर के अन्य अर्थ का बोध होता है। ठीक है, द्विगु समास में भी पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक होगा। जैसे हमने देखा था पंचरात्रि, पंचरात्रियों का समाहार, यहाँ पर जो 5 रात्रियों का समाहार, मतलब वो समूह समारोह क्या है, समुदाय का बोध करा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर द्विगु समास कर दिए। लेकिन बहुब्रीहि समास है, जैसे दशानन, 10 हैं आनंद, इसके अंदर 10 पहला पद है वो क्या, संख्यावाची शब्द है, लेकिन इसके अर्थ में कोई अन्यार्थ अर्थ आ रहा है। ठीक है, मतलब किसी और को कहा जा रहा है, जिस कारण से यहाँ पर भी बहुब्रीहि समास होगा। जैसे एक और देख लेते, जैसे चौराह अर्थात 4 राहों का समूह, मतलब क्या हो जाएगा, द्विगु समास। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, 4 हैं भुजाएं जिसके, मतलब अन्य अर्थ है, अन्य अर्थ लिया जा रहा है, मतलब 4 हैं भुजाएं जिसके कौन, विष्णु, तो वहाँ पर भी बहुब्रीहि समास होगा। ये तो हो गए अंतर। अब अगर हम देखेंगे संधि और समास में अंतर, संधि और समास में अंतर देखेंगे। संधि हो रही है वो क्या हो रही है,
दो वर्णों या ध्वनियों का मेल होता है। संधि होती है वो दो वर्णों या ध्वनियों का मेल होता है। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की आरंभिक ध्वनि में क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है। जैसे लंबोदर में लंबा शब्द की अंतिम ध्वनि आ और उदर शब्द की आरंभिक ध्वनि उ में आ व उ के मेल से ओ ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार संधि में दो या दो से अधिक शब्दों की कमी न होकर ध्वनियों का मेल होता है, किंतु समास में लंबोदर का अर्थ लंबा है, उदर जिसका शब्द समूह बनता है, अतः समास में मूलतः शब्दों का योग होता है जिसका उद्देश्य पद में संक्षिप्तता लाना। ठीक है, तो संधि में वर्णों का होगा तो यहाँ पर शब्दों का मेल होगा, योग होगा समास के अंतर्गत, और उस मेल या योग से उस समास में क्या हो जाएगी, संक्षिप्तता आ जाएगी कि लंबी बात कह रहे हैं, लंबा है उधर जिसका, इतना लंबा न कर करके हम उसको संक्षिप्त रूप में लंबोदर भी कह सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारा समास का टॉपिक था वो समाप्त हो रहा है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसी उम्मीद के साथ हम समास का टॉपिक यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं।